नमस्कार दोस्तों, पीसीएस गुरुजी आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम करंट अफेयर्स लेकर आए हैं 18 से 21 जनवरी का। 2-3 दिन में करंट अफेयर्स नहीं बना पाया, कुछ बिजी था। हम कुछ आज 20 क्वेश्चंस करेंगे, फटाफट करेंगे। करंट अफेयर्स को लेकर कुछ सवाल हैं डायरेक्ट जो पूछे जाते हैं, साथ में थोड़ा सा जीएस को देख लेंगे हम लोग। तो जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में ये वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा जिससे और लोग भी इसको देख सकें। शुरू करने से पहले दोस्तों एक क्रैश कोर्स चल रहा है यूपीपीसीएस 2023 प्री के लिए। जिनकी तैयारी अभी भी ढंग से नहीं हुई है तो प्लीज अभी भी दिल छोटा ना करें, अभी भी आपकी तैयारी आराम से हो सकती है। अपने पर भरोसा रखें, मुझे भरोसा रखें, मैं आपको जो कंटेंट दूंगा उससे आप आराम से पीसीएस प्री निकाल सकते हैं। आप 9919521555 पर आराम से कॉल करके इसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। एक छोटी सी फीस इसकी है 2999 रुपए। चलिए शुरू करते हैं। नेशनल स्टार्टअप डे। नेशनल स्टार्टअप डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? 16 जनवरी को नेशनल स्टार्टअप डे कब किया जाता है? देखिए यूपीपीसीएस के अंदर डेट्स को लेकर बड़ा फैसिनेशन है। बहुत सारे सवाल आते हैं जो डेट्स पे आते हैं, तो ये अच्छा सवाल है क्योंकि आजकल स्टार्टअप का कल्चर चल रहा है। तो 16 जनवरी को स्टार्टअप डे मनाया जाता है और मोदी जी ने इसके ऊपर काफी काम किया है। कुछ और बड़े जो वर्ड्स है, अब स्टार्टअप क्या होता है? पहले जब हम कोई नया बिजनेस करते हैं, देखिए नया बिजनेस और स्टार्टअप में क्या फर्क है? स्टार्टअप जो होता है वो एक ऐसा काम होता है जो उससे पहले आज तक हुआ ना हो। जैसे अगर कोई व्यक्ति है जो स्टूडेंट, मतलब कोई लड़का है, उसके पापा का कोई टेक्सटाइल का काम है, कपड़ों का काम है, और एक नई दुकान उसके पापा ने उसको दे दी कि बेटा तुम आज से तुम यहां बैठो, और वो दुकान पे कपड़े बेच रहा है। इसको स्टार्टअप नहीं कहेंगे। स्टार्टअप वो होता है जो अभी आज से पहले कभी हुआ नहीं हो। जैसे पेटीएम एक स्टार्टअप था क्योंकि उससे पहले कोई मोबाइल पे पैसा भेजा नहीं करता था, ठीक है। या आपका बायजूस, अनअकैडमी, या आप इस तरह के ऐसे काम जो पहले नहीं हुए वो करने को कहते हैं स्टार्टअप, ठीक है। तो ये नहीं कि आपने एक कोई दुकान खोली, ब्यूटी पार्लर खोल लिया और बोला कि मैंने स्टार्टअप कर लिया, उसको स्टार्टअप नहीं कहेंगे, उसको नया बिजनेस कहेंगे। बिजनेस में एक नई दुकान कहेंगे उसको। जल्लीकट्टू 2023 समारोह कहां शुरू होता है? जल्लीकट्टू के बारे में आपको पता ही है, पिक्चर भी पिछले साल ऑस्कर के लिए गई थी, दुर्भाग्य से जीत नहीं पाई। लेकिन जल्लीकट्टू एक गेम है और ये गेम जो है वो तमिलनाडु में होता है। बड़ा कंट्रोवर्शियल रहता है क्योंकि इस पे कहते हैं कि जानवरों के साथ हिंसा हो जाती है। सुप्रीम कोर्ट ने बैन लगाया था, फिर बड़ा विवाद हुआ, तमिलनाडु की पब्लिक पहुंच गई, बोले कि नहीं आप धार्मिक मामले में, कल्चरल मामले में इंटरफेयर कर रहे हो, और ये हमेशा बड़ा दिक्कत रहेगी। एक तरफ तो एनिमल राइट्स हैं, दूसरी तरफ आपके संस्कार हैं, कल्चर है, धर्म है, तो बड़ा ये विवाद रहता है इसके ऊपर। लेकिन फिलहाल जल्लीकट्टू जो है वो तमिलनाडु में बना था। और इसी तरह का जो गेम है वो बुल्स फाइट है, आप स्पेन में होता है, वो पता ही आपको। किसने चिकित्सा आपूर्ति के लिए आरोग्य मैत्री की घोषणा की? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। आरोग्य मैत्री, अब ये नई चीजें हैं, ये नई चीजें, इन वर्ड्स को याद रखिएगा। आरोग्य मैत्री, नरेंद्र मोदी जी ने आरोग्य मैत्री शुरू किया। आरोग्य मैत्री मतलब कि जैसे कि मेडिकल साइंस, जैसे कि चूंकि देखिए कोरोना के बाद से ही सॉरी कोरोना के बाद से ही पूरी दुनिया ने ये देख लिया कि भाई इंडिया फार्मा कंपनीज में बहुत दम है, ठीक है। चाइना में भी तो कोरोना आया, इंडिया में भी कोरोना था। चाइना की वैक्सीन देख लीजिए, हमारी वैक्सीन देख लीजिए, ठीक है। तो अब इस चीज को हम और एज अ सॉफ्ट पावर यूज करना चाहते हैं। अब सॉफ्ट पावर, ठीक है। अब हम चाहते हैं कि हम जो चीज हमारी अच्छी है वो और ज्यादा मजबूत तरीके से पहुंचे और हमारी इमेज बिल्डिंग हो, पहली चीज, ठीक है। और हम दुनिया में और ज्यादा कंट्रीब्यूट कर पाए। यहां सिर्फ उसी बात हो रही सॉफ्ट पावर की। हार्ड, अब आपको बताना है कि हार्ड पावर क्या होती है। मैंने आपको सॉफ्ट पावर बता दिया है, आपको बताना हार्ड पावर क्या होती है। तो आरोग्य मैत्री शुरू किया गया मोदी जी ने, और इसमें बोला कि भाई हम ना सप्लाई करेंगे चीजों को। ये लेटर में दे दिया, ये ट्विटर वाला है। आई वुड नाउ लाइक टू अनाउंस ए न्यू आरोग्य मैत्री प्रोजेक्ट। अंडर दिस प्रोजेक्ट इंडिया विल प्रोवाइड एसेंशियल मेडिकल सप्लाईज टू एनी डेवलपिंग कंट्री अफेक्टेड बाय नेचुरल डिजास्टर और ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस। क्या बोल रहे हैं कि भाई अगर कहीं डिजास्टर आया हुआ है, जैसे पाकिस्तान के अंदर बाढ़ आ गई, ठीक है, कहीं भूकंप आ गया, सुनामी आ गई, तो वहां पर जो है मेडिकल सप्लाईज जो है वो इंडिया सप्लाई करेगा। क्योंकि इंडिया की फार्मा, लोगों ने देखा लोहा माना है, तो जब जो चीज हमें स्ट्रांग हो उसको हमें और अच्छे ज्यादा तरीके से पुश करना चाहिए। यही सफलता का राज होता है। पीसीएस प्री क्रैक करने के लिए उन सब्जेक्टों पे फोकस कीजिए जो सब्जेक्ट आपकी मजबूत है, पावर है, ना कि
आप वहां पर उस पर फोकस करो जहां जो पॉपुलर ज्यादा है, नहीं। हर व्यक्ति अलग अलग अपना अपना एग्जाम देता है, तो आपको उन्हीं सब्जेक्टों पर फोकस करना है जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पे इंडिया ने क्या किया, उस चीज को आगे बढ़ा रही है जो चीज इंडिया की ताकत है, मेडिकल सप्लाईज। इंडिया ये नहीं बोला कि हम टेक्नोलॉजी दे देंगे, टेक्नोलॉजी हमारी ताकत नहीं है, हम खुद ही इंपोर्ट करते हैं टेक्नोलॉजी को, हम क्या एक्सपोर्ट करेंगे दूसरी दुनिया को, समझिए इसको, ठीक है। चलिए, आरोग्य मैत्री याद रखिएगा नाम। ओसीईडी ने किसे मुख्य अर्थशास्त्री नियुक्त किया है? जो चीफ इकोनॉमिस्ट ऑफ ओसीईडी जो है वो क्लेयर क्या है, लंबोर्डेली एज अ चीफ इकोनॉमिस्ट, या नाम याद कर लीजिएगा, खास कुछ नहीं है। विश्व आर्थिक मंच 2023 शिखर सम्मेलन कहां आयोजित किया गया? विश्व आर्थिक मंच यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2023 कहां होता है? वो होता है स्विट्जरलैंड के अंदर। कौन से शहर में होता है ये बताना आपको, ये तो पता है आपको। हर साल वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की मीटिंग होती है, एनुअल मीटिंग होती है, ठीक है। अभी मैंने 2-3 दिन पहले एक वीडियो बनाया था, उस पर मैंने एक सर्वे हुआ था, ऑक्सफैम इंटरनेशनल का सर्वे रिपोर्ट थी, उसको डिस्कस किया था। हो सकता है आपने वो वीडियो देखे होंगे। तो मैंने बताया था कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम कहां पे होता है, किस शहर में होता है, ये आपको बताना है, ठीक है। हाल में जारी ऑक्सफैम की रिपोर्ट में भारत में 1% अमीरों के पास कितनी प्रतिशत संपत्ति है, इसका मैंने बहुत डिटेल एनालिसिस किया था। इसमें ऑक्सफैम ने बोला था कि हिंदुस्तान में 1% अमीर लोग, 1% अमीर लोगों के पास 40% संपत्ति है, यानी कि इंडिया की 40% प्रॉपर्टी जो है वो 1% लोगों के पास है। इस तरह के और भी खुलासे किए थे ऑक्सफैम ने, तो ढंग से मैंने उसको एक्सप्लेन किया था, प्लीज समझिए, क्योंकि वो एग्जाम मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा आपके, जहां पर आप डेटा को यूज कर पाओगे। क्योंकि इनइक्वालिटी, ठीक है, इनइक्वालिटी हो जाता है या इकोनॉमी हो गया, ऐसे में आपको डेटा चाहिए होते हैं अपनी बात को प्रूफ करने के लिए, ठीक है। पता आपको सब कुछ होता है कि हिंदुस्तान में गरीबी है, बट अगर आप ये लिखोगे कि हिंदुस्तान में गरीबी है, ये कोई इंपैक्ट नहीं डाल रहा। लेकिन अब ये कहोगे कि यार हिंदुस्तान में बड़ी इनइक्वालिटी है, क्योंकि यहां पर ऑक्सफैम इंटरनेशनल बोलता है कि 1% इंडियंस के पास 40% प्रॉपर्टी है, तो वो आपकी बात को जस्टिफाई कर रहा है। तो यहां पर आपको एक्स्ट्रा एज मिलता है, एक्स्ट्रा नंबर मिलते हैं। हर अपनी बात को चाहे वो कितनी नॉर्मल भी क्यों ना हो, अगर वो कोई महापुरुष के माध्यम से आप उसको कर पाओगे, जैसे कि अहिंसा बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, तो आप बोलोगे तो मजा नहीं आएगा। गांधी जी ने बोला था तो कहेगा अच्छा गांधी जी ने बोला तो सही होगा, ठीक है। या आपने बोला कि इनइक्वालिटी खत्म होनी चाहिए, पिछड़े जो है आगे आने चाहिए, आप लिखोगे मजा नहीं आएगा। डॉक्टर अंबेडकर ने बोला था कि भाई आगे बढ़ना, तो कहेगा। तो रेफरेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट, डेटा इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो यहां पर कीजिए, ठीक है। G20 के तहत थिंक 20 की बैठक कहां हुई है? तो मध्य प्रदेश के अंदर जो है मीटिंग हुई है, थोड़ा फोड़ इधर आ गई है। G20 की ही जो है वो हुई है, इसको थिंक 20 कहा गया, भोपाल के अंदर ये चीज हुई है बहुत। और G20 की हमारे देश में मीटिंग होने वाली है, तो इसको लेकर ये थिंक 20 हो गया, B20 हो गया, ये सब चीजें जो है हो रही हैं। किस देश की मिशेल सेंटिलिया ने मिरर टाइपिंग किताबें बनाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स का नाम किया है? देखिए, सॉरी मिशेल नहीं, माइकल हैं, माइकल सेंटिलिया जो है वो इटली के निवासी हैं, 63 वर्षीय हैं। और ये मिरर टाइपिंग का मतलब होता है कि वर्ड्स को उल्टा लिखना, वर्ड्स को उल्टा, जैसे कि हम मिरर में देखते हैं ना, उल्टी इमेज आती है, तो ऐसा लिखना। तो ये रिकॉर्ड इन्होंने बनाया और बड़ा अनोखा रिकॉर्ड है, क्योंकि मुझसे तो पीछे का शीशा देखकर गाड़ी ड्राइव मतलब बैक करना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाती है, इन्होंने तो पूरी किताब ही छाप दी है। तो अलग अलग हुनर है। खैर, भारत ने किस देश को पेंटावेलेंट वैक्सीन जो है दान करने की घोषणा की है? पेंटावेलेंट वैक्सीन, 5 वायरल डिजीज को मारने के लिए जो वैक्सीन इस्तेमाल होती है उसको कहते हैं पेंटावेलेंट वैक्सीन। और किसको? क्या? क्यूबा अपने आप में एक पावर हाउस है मेडिकल फील्ड में। क्यूबा अपने आप में बहुत पावरफुल है, बहुत सक्षम है, उसको भी इंडिया जो है वैक्सीन डोनेट कर रहा है, पेंटावेलेंट वैक्सीन दे रहा है, ठीक है। अब इस बात का अंदाजा लगाइए कि अमेरिका और क्यूबा में 36 का आंकड़ा है। आपको यह बताना है कि अमेरिका और क्यूबा में 36 का आंकड़ा क्यों है। सन 2016 में जब मैं इंटरव्यू देने गया पीसीएस का, तो मुझसे पूछा गया था क्यूबा के ऊपर सवाल। 2016 का इंटरव्यू पूछा जा रहा है, 1964 का सवाल क्यूबा के ऊपर। इसलिए कहता हूं हिस्ट्री पढ़ते रहा करो, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्यूबा और अमेरिका के बीच में 36 का आंकड़ा रहता है। 36 का आंकड़ा का मतलब क्या होता है? लड़ाई। उसके बावजूद भी अमेरिकन जो है वो क्यूबा आके अपनी
जांच करवा, मतलब मेडिकल जैसे सर्जरी हो गई या ऑपरेशन करना हो तो क्यूबा में कराते हैं, क्योंकि क्यूबा मेडिकली बहुत अच्छा एक संपन्न देश है, ठीक है। उसके बावजूद भी पेंटावेलेंट वैक्सीन जो है इंडिया वाले क्यूबा को दे रहे हैं। और पेंटावेलेंट वैक्सीन, अच्छा पहले दो सवाल आ गए, क्यूबा है कहां पे, ये देखो क्यूबा ये रहा हमारा, आप देखो अमेरिका है बिल्कुल पास में क्यूबा के है, तो इनके बीच में 36 का आंकड़ा रहता है। अब वो आपको बताना है क्यों होता है। चलिए, पेंटावेलेंट वैक्सीन है आपकी कौन कौन सी होती है, डिप्थीरिया, पिटोसिस, टिटनस, हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस इन्फ्लुएंजा बी, ये 5 जो हैं, डीपीटी, हेपेटाइटिस बी, एचआईवी, ये सब जो है पेंटावेलेंट वैक्सीन जो है इन वायरल डिजीज को देखती हैं। और आपको ये बताना है कि ठीक है, आप क्यूबा वाला बता दीजिएगा मुझे, पेंटावेलेंट। हाँ, वैक्सीनेशन को लेकर भारत सरकार का एक प्रोजेक्ट है या मिशन है, उसे क्या बोलते हैं, मिशन वैक्सीनेशन को लेकर है, बताइए क्या होता है मिशन वैक्सीनेशन को लेकर, हिंट दे दिया। ये दोनों तीन जितना मैं बातें बोल रहा हूं आप प्लीज इसको लिखते जाइएगा। बिहू कहां पे होता है, जब मनाया जाता है, बिहू पता ही आपको असम में मनाया जाता है, बिहू और भोगाली बिहू फेस्टिवल जो है असम में मनाया जाता है। इस साल की 2022 की मिस यूनिवर्स कौन बनी है, मिस यूनिवर्स कौन बनी है, ये बनी अमेरिका की जो बनी है आर बोनी गैब्रियल मिस यूनिवर्स बनी है। देखिए 3 तरह के होते हैं, मिस यूनिवर्स, मिस वर्ल्ड और मिस एशिया पैसिफिक। अगर इंडिया की पॉइंट की बात करें, जब मिस इंडिया कंपटीशन होता है तो जो फर्स्ट आती है वो मिस यूनिवर्स में कंपटीशन पार्टिसिपेट करती है, जो सेकंड आती है वो मिस वर्ल्ड में जाती है, जो थर्ड आती है वो एशिया पैसिफिक के लिए जाती है, ठीक है। तो आपको याद रखना है इसमें किस देश की सरकार सभी ऑफलाइन सेवा समाप्त करके पूरी तरह से डिजिटल हो रही है, जम्मू कश्मीर। हैरान परेशान मत होइए, पिछले कई सालों से, मैं 2-4 सालों से देख रहा हूं जम्मू कश्मीर बहुत ही प्रोग्रेसिव काम कर रहा है। तो अगर कहीं पर सवाल पूछा जाए कि कौन से राज्य ने क्या किया, तो आप जम्मू कश्मीर को बिल्कुल इग्नोर मत कीजिएगा। जम्मू कश्मीर का मतलब सिर्फ कश्मीर वैली नहीं होता, जम्मू कश्मीर में जम्मू भी है, बाकी कश्मीर भी है, वैली में थोड़ी दिक्कत रहती है, थोड़ा सा प्रॉब्लम है, बट जम्मू में काफी सरकार जो काफी एफर्ट कर रही है। और अंदाजा लगाइए कि अगर मान लो यहाँ पर केरल आ जाए, हिमाचल आ जाए, गुजरात आ जाए, तो आपको लगेगा यार गुजरात तो डेवलप्ड स्टेट है, मोदी जी का स्टेट है, तो पक्का वहां पर होगा। हर बार ऐसा नहीं होता है, आप ऐसे राज्यों को भी टारगेट मतलब ध्यान रखिएगा। जम्मू कश्मीर हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, दे आर डूइंग रियली वेल, ठीक है। चलिए, कौन सा देश अपने 75th स्वतंत्रता दिवस पर जवाहरलाल नेहरू की चित्र वाला डाक टिकट जारी किया है? श्रीलंका ने किया। श्रीलंका ने नेहरू जी के सम्मान में, अब आप प्लीज जो व्हाट्सएप वाली यूनिवर्सिटी से नेहरू जी के बारे में कुछ इमेजिन मत कीजिएगा, नेहरू जी का कॉन्ट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा है, आप उनकी सभी बातों को पे इत्तेफाक ना रखो, सपोर्ट ना करो, बट ये नहीं बोल सकते कि उनका कंट्रीब्यूशन नहीं है। नेहरू गांधी लोगों का कंट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन है। और अगर आपको नहीं बिलीव है तो श्रीलंका वाले फिर ऐसे पागल तो है नहीं कि वो उनका जो डाक टिकट जारी कर देंगे, ठीक है। तो श्रीलंका ने किया, सवाल ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। श्रीलंका ने नेहरू जी के अपने 75th तो ये अपनी एनिवर्सरी मना रहे हैं श्रीलंका वाले, और उस पर नेहरू जी का डाक टिकट जारी किया है। आर्मेनिया में भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो आर्मेनिया में नीलाक्षी शाह सिन्हा को अगला राजदूत जो है, एम्बेसडर जो है, नियुक्त किया आर्मेनिया में। अब आपको लगेगा यार आर्मेनिया कहां है, तो आर्मेनिया यहां पर है, देखिए। अब मैंने फोटो इसलिए दे दी, मैंने आपको याद है, ये रहा आपका आर्मेनिया, और इसका जान दुश्मन रहा अजरबैजान। आर्मेनिया और अजरबैजान अभी पिछले साल लड़ाई हुई थी, वो टीवी 9 भारतवर्ष, तो उनका देखिए काम था पिछले साल की, बता रहा हूं मैं आपको, पूरी दुनिया कोरोना में लगी हुई थी और ये लोग क्या कर रहे थे, इनका एक ही काम था कि अपने ब्रेकिंग न्यूज में आर्मेनिया और अजरबैजान की लड़ाई को इतना बढ़ा चढ़ा के पेश कर रहे थे कि इनका बस रहता था कि थर्ड वर्ल्ड वॉर अभी शुरू कर देते हैं। लेकिन पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, आर्मेनिया और अजरबैजान की लड़ाई बहुत बड़ी लड़ाई हुई थी, इसमें दुनिया 2 मतलब धड़ों में बढ़ गई थी। अगर मुख्य बातें कर ले तो आर्मेनिया इज ए क्रिश्चियन कंट्री, अजरबैजान इज ए इस्लामिक कंट्री, ठीक है। एक जगह को लेकर लड़ाई हुई, दोनों के अंदर खूब घमासान लड़ाई हुई थी, ठीक है। अब सवाल क्या बनेगा, देखिए आर्मेनिया और अजरबैजान के पास भी 3 चीजें हैं, खासकर 2 चीजें हैं, एक है ब्लैक सी और एक है कैस्पियन सी। तो आपको यह देखना है कि यहां की ज्योग्राफी क्या रहेगी, कौन सी, अगर पूछ रहे कि ब्लैक सी के इर्द गिर्द कौन सी कंट्री है तो आपको पता होना चाहिए, सवाल ये आ चुका है। और कैस्पियन सी के अगल बगल कौन सी कंट्री होनी चाहिए तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ये मेडिटेरियन सी, ये सवाल आ चुके हैं, तो ज्योग्राफी से जुड़ा हुआ सवाल है, तो इसको इस तरह से पढ़ाई कीजिएगा। हाल में ही माघी मेला उत्सव कहां किया गया, तो माघी मेला उत्सव जो है
वो आपका पंजाब में किया गया है। हाल में जारी सबसे अमीर एक्टर्स की लिस्ट में सबसे टॉप किसने किया है? तो जेरी सेनफेल्ड है। इनकी पुरानी जमाने की फोटो है, ये हाल फिलहाल की फोटो है। तो इतनी मेहनत करते करते इस लेवल पे आया है जहां पर वो सबसे रिचेस्ट एक्टर की लिस्ट में टॉप उन्होंने किया है, जेरी सेनफेल्ड। किसने 14वीं बार स्पेनिश कप जीता है? स्पेनिश कप फुटबॉल, स्पेनिश सुपर कप कहते हैं इसको, स्पेनिश सुपर कप कहते हैं। फुटबॉल में कंपटीशन होता है जिसमें बार्सिलोना और रियल मैड्रिड के बीच में कंपटीशन में फाइनल मैच बार्सिलोना जीत गया, 14वीं बार जीता है। चलिए, सवाल यहां पे ये नहीं है, सवाल यहां पर ये इंपॉर्टेंट है। कैटेलोनिया, कैटेलोनिया क्या चीज है? कैटेलोनिया स्पेन का प्रांत है। कैटेलोनिया स्पेन का प्रांत है, ठीक है। और ये क्या है ना, ये रिचेस्ट प्लान जगह। अब अगर ये स्पेन है तो आप देखोगे आधा स्पेन ये है, तो ये रिच स्पेन है और ये पुअर स्पेन है। यहीं पर बार्सिलोना भी है, ठीक है। अब ये रिच स्पेन वाला जो हिस्सा है कैटेलोनिया, वो कहता है कि भैया हमें स्पेन से अलग होना है, कि भैया टैक्स हम पे करें और उस टैक्स से आप गरीब स्पेन वालों को भी आप खिलाओ पिलाओ, क्या मतलब है भाई, ठीक है। तो इसको लेकर जो यहां के लोग हैं ये बोल रहे हैं कि हमें स्पेन से अलग होना है, अपने अलग कंट्री बनाएंगे, मस्त रहेंगे यार, हम क्यों गरीबों का बोझ उठाएं। अभी हमने पढ़ा क्या, 1% 40% पे संपदा ले रखी है, तो जब ऐसा होगा तो फिर यही सब होगा। जब इनइक्वालिटी आ जाएगी, डिस्पैरिटी आ जाएगी, आप ठीक नहीं करोगे, उससे वेलफेयर स्कीम में कुछ आपकी चलेगी नहीं, सिर्फ कैपिटलिज्म के भागोगे, पैसा 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 पैसा, और पैसे का डिस्ट्रीब्यूशन आप ठीक से रखोगे नहीं, तो यही सब होगा। क्यों कह रहा है कि एक बार जब कुछ कोई अमीर हो जाएगा तो फिर उसको गरीबों से ना फिर दिक्कत आएगी। और फिर यहां पे बात नहीं है, ये मेंस की बात मैं कर रहा हूं आपसे, ठीक है। लगभग 5000 सुपर रिच इंडियंस, सुपर रिच इंडियंस, ठीक है, हाई नेटवर्क इंडियंस, सुपर रिच, ठीक है, सुपर रिच इंडियंस, इन्होंने इंडिया छोड़कर यूएस यूके चले गए। क्यों? कहते कि हम जितना टैक्स पे करते हैं उतना रिटर्न से हमें कुछ मिलता ही नहीं है, सड़कें खराब है, लाइट की दिक्कत है, गर्मी बहुत होती है, तो जितना टैक्स पे कर रहे हैं तो हमें तो मजा नहीं आ रहा है। तो जब डिस्पैरिटी होगी, जब डिस्पैरिटी होगी तब दिक्कत आएगी आपको फिर। इसलिए सिर्फ इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं करनी है, बाकी एस्पेक्ट्स भी देखने हैं। और ये सब कहानी मैंने इसलिए सुनाई है कि प्लीज अपने मेंस के आंसर में ये सब शब्द लिखना, फायदा मिलेगा। एक वरुण एक्सरसाइज स्टार्ट हुई इंडिया और फ्रांस की, और ये नेवी की एक्सरसाइज है, नेवल एक्सरसाइज है ये, ठीक है। वरुण, नाम क्या है? वरुण। तो इस तरह की बहुत सारी एक्सरसाइज होती हैं, आपको याद रखनी है। हाल में 15वीं इंडिया यूके विदेश कार्यालय परामर्श का आयोजन कहां किया गया है? तो नई दिल्ली में। ये 15 इंडिया यूके फॉरेन ऑफिस कंसल्टेशन जो है वो नई दिल्ली में हुआ। और आखिरी सवाल है कि वुमेन आईपीएल जो है उसके मीडिया राइट्स लगभग 950 करोड़ रुपए में खरीदा है वाइकॉम 18 ने। वाइकॉम 18 कलर्स वगैरह जो आप देखते होंगे, जो बिग बॉस और ये सब चीजें आती हैं, तो वाइकॉम 18 ने लिया है। और कितने 950 करोड़ रुपया, 950 करोड़ रुपए के मीडिया राइट्स खरीदे हैं कि टीवी पे दिखाने के लिए। तो क्रिकेट बहुत बड़ा है, बहुत बहुत बड़ा है, और ये देखा कि वुमेन क्रिकेट के राइट्स भी इतने बिक रहे हैं। तो ये अच्छी बात है कि इंडिया की इकोनॉमी इस तरह से बूम कर रही है, इतना इन्वेस्टमेंट हो रहा है, क्योंकि अगर रिटर्न्स की उम्मीद नहीं होती तो इतना इन्वेस्टमेंट नहीं होता। और दूसरा, वुमेन क्रिकेटर्स के लिए भी बहुत अच्छा है कि उनको अच्छा पैसा मिल रहा है, कि अब और नया टैलेंट भी इंडिया में आएगा, जो पेरेंट्स जिनको लगता है कि इसमें फ्यूचर नहीं है स्पोर्ट्स में, वो भी अट्रैक्ट होंगे इसको। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही था। उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।